हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सफलता में स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो जिसे आप सभी ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया उसके लिए धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है चुनाव आयोग। इस नाम से हम सभी भली भांति परिचित हैं। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी लोकप्रिय है। इस टॉपिक को करने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले देखेंगे इंट्रो। चुनाव आयोग एक अस्थायी, स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है। अस्थायी मतलब परमानेंट है, इसको हटाया नहीं जा सकता है। इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने के लिए। और संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है मतलब संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है, बताया हुआ है, संविधान के अनुसार इसका गठन किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। अगला पॉइंट है, चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों सरकार के लिए एक समान है। अब एक चीज बात आ गया, अखिल भारतीय संस्था। अखिल भारतीय संस्था किसको कहेंगे? अखिल भारतीय संस्था मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन। तो वैसे इंस्टीट्यूशन या फिर सर्विस जो दोनों के लिए एक समान होता है, जिस तरह से आईएएस होता है, जिस तरह से आईपीएस होता है, ये सारे सर्विसेज सेंटर के लिए और स्टेट दोनों के लिए मान्य होती हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? अखिल भारतीय सेवा कहा जाता है। और जो कि यह संस्था है तो इसे इंस्टीट्यूशन कहा जाएगा। तो यह एक अखिल भारतीय संस्था है। एक निर्वाचन आयोग का पिक है। अब देखते हैं आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है, चुनाव आयोग के बारे में दिया हुआ है। तो जो ये आर्टिकल 324 है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्स में बहुत बार वन लाइनर क्वेश्चंस में आते हैं, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, कि किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है या दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324। इसको एकदम रट लेना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में यह 3 सदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 मेंबर्स हैं। इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर्स हैं। एक मेंबर है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 क्या है? अलग से इलेक्शन कमिश्नर है। 3 मेंबर्स है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और सिंपल सा बात है, राष्ट्रपति जब कर रहे हैं तो मंत्रिपरिषद के जो कैबिनेट है उसकी सलाह पर किया जाता है। अगला पॉइंट है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। यह जो लाइन है या फिर इससे जो प्रश्न बनता है ये 10 से 20 बार रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में आ चुका है वन लाइनर में, कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो उसका आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। और वर्तमान प्रेजेंट में जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो कौन है? तो है सुनील अरोरा। तो ये आपका हो गया करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वह है सुनील अरोरा है। सुनील अरोरा जी का फोटो यहाँ लगा हुआ है। अब देखते हैं योग्यता, मतलब इस पद पे कौन बहाल होंगे, कौन नियुक्त होंगे। तो पहला पॉइंट है कि संविधान इस विषय में मौन है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है साइलेंट है, इस विषय में कुछ नहीं कहता है या कुछ इसमें लिखा हुआ नहीं है कि कौन व्यक्ति इसमें बहाल होगा। तो परंपरा के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आईएएस है उसके अधिकारी इस पद पर नियुक्त किया जाता है। परंपरा कोई मैंडेटरी नहीं होता है, कोई मैंडेट नहीं होता है कि एकदम फिक्स है कि उसी को बनाया जाए, लेकिन परंपरा ऐसा चलता आ रहा है और अभी तक चला है कि जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उन्हीं को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। अब देखेंगे कार्यकाल, टेन्योर। तो जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया कि 6 वर्ष 65 वर्ष क्या है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी व्यक्ति की आयु 40 साल है, 40 ईयर्स है, तो वह 46 ईयर तक इस पद पर काम कर सकता है, 6 वर्ष तक। लेकिन किसी की आयु 62 वर्ष है, 62 में बनता है तो वह 65 तक ही काम कर सकता है, मतलब 3 साल ही वो काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि लास्ट डेट है 65 जिसका एज हो गया उसके बाद वह उस पद पर नहीं बन सकता है। इसीलिए टेन्योर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, आगे देखते हैं शक्ति एवं कार्य। तो इसका पहला काम है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडल के पदों पर चुनाव कराना। तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, पार्लियामेंट है और स्टेट जो असेंबली होता है, लेजिस्लेचर होता है, वहाँ चुनाव कराना, इलेक्शन करवाना। तो एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमएलए होते हैं, उनका चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन कराता है। ठीक है, इससे सवाल बहुत बार आता है। इसमें क्या कर देता है? इसमें एक चीज़ ऐड कर देता है कि नगरपालिका चुनाव और पंचायत चुनाव। तो इसमें हम सभी को ध्यान देना है कि नगरपालिका और पंचायत चुनाव को भारतीय चुनाव आयोग उसको कंडक्ट नहीं कराता है। उसको कंडक्ट कराता है जो राज्य का चुनाव आयोग होता है, वो करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको कंडक्ट नहीं कराता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बारे क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे देखते हैं कि अगला काम क्या है। तो राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह देना। तो जो भी राजनीतिक दल होंगे, अगर किसी को मन करता है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाएंगे? तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उनको जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का एक काम है कि उनको रजिस्ट्रेशन करें और उनको फाइनलाइज करें, और उन्हें सिंबल भी देते हैं चुनाव आयोग। अगर किसी में लड़ाई हो जाए कि नहीं ये सिंबल हमारा है, जैसे मान के चलिए कि बीजेपी का जो अभी सिंबल है वो है कमल, तो उसे दूसरा कोई क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि वह रजिस्टर है और उसको चुनाव आयोग के द्वारा वह चीज़ दिया गया है। ठीक है, अगला है योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। अब इसका मतलब सीधे हुआ कि जो वोटर लिस्ट होता है उसको अपडेट करना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि 2019 में चुनाव हुए लोकसभा का। ठीक है, किसी की आयु उम्र 17 वर्ष का था, तो वह उस टाइम तो वोट नहीं कर पाया, लेकिन अभी जब 2020 में अगर बिहार का इलेक्शन होगा तो वह एलिजिबल हो गया, लेकिन उसका वोटर लिस्ट में जुड़ना पड़ेगा ना। तो इसी तरह जो नए वोटर्स हैं उनको जोड़ना, ये भी काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का है। अगला पॉइंट है कि संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, किसी भी कारण से अगर अयोग्य या सदस्य बनने के लायक नहीं रह जाते हैं, तो उस मामले में राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। ठीक है, और विधानसभा के मामले में राज्यपाल को देगा। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है कि संसद के मामले में सलाह दिया जाता है राष्ट्रपति को, और विधानसभा के मामले में सलाह दिया जाता है राज्यपाल को, क्योंकि संसद केंद्र के लेवल पे होता है और केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं, और विधानसभा में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, राज्य स्तर पे गवर्नर होते हैं, तो उनको सलाह दिया जाता है। अगला पॉइंट है चुनाव कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना। अगर किसी भी स्टेट में, झारखंड में चुनाव कराना है, तो इलेक्शन कमीशन के पास अपने उतने स्टाफ तो है नहीं, वह चुनाव करा सकता है। इसलिए उसे बहुत सारे स्टाफ्स की ज़रूरत होती है, मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल से रिक्वेस्ट करता है कि हमें 10,000, 20,000, 25,000 जो सरकारी कर्मचारी है उनकी आवश्यकता है, ताकि हम अपने चुनाव को कंडक्ट करवा सके अच्छे तरह से। तो ये भी काम आपका है, चुनाव आयोग का है। आगे है चुनाव के समय आचार संहिता निर्मित करना। अब एक नया वर्ड आ गया, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आचार संहिता क्या होता है अभी देखते हैं।
तो जो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, सब बहुत सुनते हैं हम लोग चुनाव के समय में। तो इसका मतलब होता है कि जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन, राजनीतिक दलों, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके कैंडिडेट जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, तो उनके लिए एक नियम बनाती है। उसी को कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसके कहा जाता है। ठीक है, तो इसके इसमें बहुत सारी बातें इंक्लूड रहती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो आचार संहिता होता है, इसे चुनाव के समय पालन करना आवश्यक होता है। इसका मुख्य बिंदु है कि चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करना। तो जो सरकारी मशीनरी है, मतलब जो प्रशासन है, प्रशासन का जो सरकार में बैठा हुआ वो भी तो चुनाव लड़ रहा है, तो गलत तरीके से इस्तेमाल प्रशासन का नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट है कि सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करना। जैसे मान के चलते हैं कि आज इलेक्शन है रांची में, तो पता चलता है कि 2 दिन पहले 3 दिन पहले सरकार अनाउंस कर देती है कि सारे वोटर्स को 10-10 हज़ार रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से। तो इस तरह के अनाउंसमेंट नहीं कर सकती सरकार। अगला पॉइंट है कि ज़्यादा मात्रा में कैश लेकर गाड़ी पे नहीं चला जा सकता है, या किसी भी चीज़ में नहीं चला जा सकता है। एक लिमिट कर दिया जाता है कितनी पैसा लेके आप चल सकते हैं। तो ये सब है आचार संहिता है, एक नियम है जो चुनाव आयोग लागू करवाती है इलेक्शन के समय में। अब देखते हैं हटाना। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? उसी विधि से हटाया जा सकता है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको उसी विधि से हटाएंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सिंपल सा बात है, इसको हटाना है तो हटाएंगे तो राष्ट्रपति ही, लेकिन संसद से प्रस्ताव पास करने के बाद। और प्रस्ताव कैसे पास होना चाहिए? विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत का क्या मतलब हुआ? मतलब यही है कि कुल सदस्यों का बहुमत और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर लोकसभा में 100 सदस्य हैं तो कुल सदस्यों का बहुमत कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब मतदान करने वाले तो 100 तो कोई जरूरी नहीं उपस्थित है, मान के चलते हैं कि 80 उपस्थित हुए, तो 80 उपस्थित है तो इसका 2/3 मतलब 60। तो कम से कम उसको 60 वोट से पास करना पड़ेगा उस प्रपोजल को, तभी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। अगला है अन्य चुनाव आयुक्त को। आप लोग को शुरू में ही हम बता चुके हैं कि यह 3 सदस्य है। एक है मुख्य चुनाव आयुक्त है, चीफ है, और 2 इलेक्शन कमीशन सिर्फ चुनाव आयुक्त है। तो इसको हटाने के लिए किसी से संसद से तक नहीं जाना है, इसको मेन चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चंस बना पाते हैं या नहीं। पहला सवाल है, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? कौन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है इसमें से? तो चलिए, आप लोग के पास समय है कि आप अपना देखिए बना पाते हैं कि नहीं। इसका पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत का चुनाव आयोग, लोकसभा का अध्यक्ष और विधि मंत्रालय। देखिए, यह क्वेश्चन झारखंड पीसीएस में 2016 में, उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में आ चुका है क्वेश्चंस। जो पढ़े हैं ध्यान से उनके लिए कहीं डिफिकल्ट नहीं है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करेगा? भारत का चुनाव आयोग। ये हो गया आपका बी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि मतलब टेन्योर क्या है? उनका कार्यकाल कितने दिन का रहता है? 5 साल का, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 6 साल या 65 वर्ष, या 5 वर्ष या 65 वर्ष? तो पढ़ा हुआ है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक, जो भी पहले हो, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा आंसर। ये भी देखिए 2012 में आया हुआ है।
अगला है राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और यह यूपीपीसीएस में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति का चुनाव आपका भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। अगला है भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। यह कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, नैसर्गिक है, संवैधानिक है या विधिक है? मूल मतलब फंडामेंटल तो नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट तो नहीं है, नहीं। नैसर्गिक नेचुरल भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। यह है लीगल है। लीगल इसलिए है क्योंकि ये एक अधिनियम के द्वारा हम लोगों को वोट करने के लिए इनेबल किया गया है कि हम लोग वोट कर सकते हैं और चुन सकते हैं। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 में और यूपीपीसीएस में भी आया हुआ 2013 में। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन टॉपिक पे हमारा कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन नियुक्त करता है, अपॉइंट कौन करता है? तो इसे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है वो उसको अपॉइंट करते हैं। ये भी देखिए उत्तराखंड पीसीएस में 2010 में 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं कि भारत का चुनाव आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। ये गलत हो गया। पहले ही बता चुके हैं कि हमारे कितने मेंबर हैं चुनाव आयोग में? 3 है, बस 3 है। अगला है गृह मंत्रालय आम चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। नहीं, सारा काम है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। ये चीज़ सही है क्योंकि राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चिन्हों का बंटवारा करना और कोई विवाद होता है तो उनको सुलझाना, सारा काम इलेक्शन कमीशन का है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आईएएस 2017 में आया हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए और फिर शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।